Vaishali ji will be taking it forward. Vaishali Gupta ji. Vaishali Gupta ji. She was with EY formerly, and now she has started her own firm, and she is in Shark Associate. Very experienced. Okay. Yeah. Okay. I thought you were taking it up. Okay, it's okay. We welcome Vaishali ji for interacting with our members. Thank you, Vaishali. So I will continue. Yeah, thank you sir for inviting me to this webinar. I also welcome all the participants to this webinar. Thanks for joining. So in this webinar, first I will take up the e-invoicing and then I will move forward to the recent updates in GST. Just give you a brief introduction of mine. I have cleared a C examination in May 2015. Then I joined Bharti Infratel. Yeah, I'm sorry, I don't know, something technically happened. Am I audible now? Yes, you are audible, Vaishali. Yeah, so first year I have joined the Bharti Infratel Limited. Then I have joined Ernst & Young as a consultant in direct taxation. And in 2019, I leave the firm as manager in direct taxation. And in 2020, in January 2020, I have started my own practice as a partner in Shark & Associates. So it's a brief and quick introduction of mine. Now I will move to this webinar. So e-invoicing. Is my screen is visible? Yes, Vaishali. Yeah. Okay. So e-invoicing. So what is e-invoicing? ई-इनवॉइसिंग सुनते ही सबसे पहले मन में ये ख्याल आता है इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग। अब सारे इनवॉइसिंग हमें इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट करने पड़ेंगे या फिर हमें इसका टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज होगा इसमें। अब कैसे होने वाला है जीएसटी में? अभी तक तो हम नॉर्मल इनवॉइसिंग करते आ रहे थे, अब ई इनवॉइसिंग क्या आ गया? तो ये सारा जितना कंफ्यूजन है, आपको ऐसा लगता है कि इससे काफी बर्डन बढ़ने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। ई इनवॉइसिंग, इलेक्ट्रॉनिकली इनवॉइसिंग। सो बेसिकली गवर्नमेंट का क्या आइडिया था इसके पीछे कि हमें एक इनवॉइसिंग के प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करना है। अभी तक जीएसटी में, सर्विस टैक्स में हर कोई अपना इनवॉइस फेस कर रहे थे। अब मेनी इश्यूज ऑफ द फेक इनवॉइसेस एज वेल। लोग इनवॉइसेस दे देते हैं, जीएसटी नहीं करते हैं, फिर गवर्नमेंट का भी लॉस होता है, आईटीसी का भी लॉस होता है। एक स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है। फर्दर कंप्लायंसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप अलग अलग इनवॉइस कर रहे हो, जीएसटी 1 में अलग डाटा डाल रहे हो, ई वे बिल में अलग डाटा डाल रहे हो। सो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करके गवर्नमेंट ने इस प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश की है एंड इनफैक्ट इसे इजी बनाया है। आप इसको बिल्कुल भी ऐसे मत लीजिए कि हमारा कंप्लायंस बढ़ने वाला है, बर्डन बढ़ने वाला है। नो, इट्स अ स्टैंडर्डाइज प्रोसेस जो आप लोगों के लिए आगे फ्यूचर में बेनिफिट ही देगा, बिकॉज हर चीज अब धीरे धीरे ऑटोमेटिक के थ्रू जा रही है। हर चीज अब ऑटोमेटिकली रूट होगी आगे, राइट? तो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस में सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि आपको गवर्नमेंट का एक पोर्टल बना दिया गवर्नमेंट ने, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल IRP। उस पे आपको अपनी इनवॉइस डिटेल्स डालनी है। उस पे डालोगे तो गवर्नमेंट एक तरह का आपको साइन करके देगी इनवॉइस। तो वो साइन कैसे करेगी? आपको एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर देगी विच विल बी कॉल्ड एज IRN इन शॉर्ट फॉर्म, एंड एक QR कोड देगी। इस IRN और QR कोड को आपको अपने इनवॉइस पे प्रिंट करके कस्टमर को देना है। दिस इज द ओनली कंसेप्ट। इतना छोटा सा कंसेप्ट है इसमें बस कि आपको गवर्नमेंट के पोर्टल पे अपना डिटेल्स डालनी है इनवॉइस की, और गवर्नमेंट आपको उस पर एक IRN नंबर और एक QR कोड देगी जो आपको अपने इनवॉइस पे प्रिंट करके कस्टमर को देना है। दैट्स इट। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? छोटा सा मतलब, प्लीज मेक दिस सेक्शन इंटरेक्टिव। अगर आपको कहीं पे भी कहीं लगता है कि ये नहीं समझ आया या मैं थोड़ा सा जल्दी बोल रही हूँ या फिर कहीं धीरे पॉज लेना है, तो प्लीज लेट मी नो. I will make this, I want this session to be interactive and make this video comfortable to you. Okay, this I have mentioned here also कि आपका one second. So
राइट, सो ये बेसिकली आपको ये मैंने आपको बता दिया। ई इनवॉइस से कोई भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ में देना है कि हमें सिर्फ सॉफ्ट कॉपी में ही ट्रांसफर करना है, आप उसे प्रिंट करके दे दीजिए, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ऐसा ई इनवॉइस का मतलब ये नहीं होता कि गवर्नमेंट ही आपको कोई इनवॉइस बना के देगी, वो आपको कस्टमर को देना है। नो, जो आप इनवॉइस अभी तक फॉलो करते आ रहे थे वही इनवॉइस आगे कंटिन्यू होगा। उस पे बस एक आईआरएन नंबर जो गवर्नमेंट के थ्रू मिलेगा और एक क्यूआर कोड, ये प्रिंट होएगा, तभी वो आपका इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस माना जाएगा। और 1 अप्रैल 2022 से आपको ये फॉलो करना है। अब आ जाती है बात की एप्लीकेबिलिटी, ये किस किस पे एप्लीकेबल है। मैम आपने तो बता दिया ई इनवॉइसिंग हमारा क्या है, बट ये क्या हम पे एप्लीकेबल है। सो इसमें क्या हुआ है, ये कंसेप्ट एप्लीकेबल गवर्नमेंट ने करा था अक्टूबर 2020 से। अक्टूबर 2020 में ये एप्लीकेबल था फॉर द टर्नओवर एक्सीडिंग 500 करोड़, जिसकी बिजनेस की टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर थी, उनको अक्टूबर 20 से ये ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल था। बट नाउ फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 ये लिमिट रिड्यूस करके 20 करोड़ कर दी गई है। ये फेज वाइज इन्होंने ई इनवॉइसिंग का कंसेप्ट लाया है। पहले 500 करोड़ था, फिर ये 100 करोड़ के लिए लाए, फिर 50 करोड़ के लिए, नाउ इट इज फॉर 20 करोड़। सो 1 अप्रैल 2020 से पहले, 22 से पहले सॉरी, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 में जिसकी भी टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर एक्सीड कर गई है उस पर ये एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। देन आता है क्वेश्चन हु कैन जनरेट, लाइक ई वे बिल में क्या होता है कि आपका ट्रांसपोर्टर भी जनरेट कर सकता है, सप्लायर भी जनरेट कर सकता है, क्या ई इनवॉइस भी मैम कोई भी जनरेट कर सकता है? नो, ई इनवॉइस एक तरह का आपका जो इनवॉइस है उसी का सब्सटीट्यूट है। तो इनवॉइस अगर सप्लायर ही करता है तो आगे भी सप्लायर ही करता रहेगा, ये रिसिपिएंट और ट्रांसपोर्टर नहीं करेगा, ये ई इनवॉइस सप्लायर के थ्रू ही होगा। फिर क्वेश्चन आता है सेक्टर्स एग्जेम्प्टेड, क्या इसमें कोई एग्जेम्पशन है कि 20 करोड़ से ऊपर हमारी टर्नओवर एक्सीड हो गई, बट क्या फिर भी इसमें कोई एग्जेम्पशन है? यस। सो एसईजेड यूनिट्स, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एंड मल्टीप्लेक्स सिनेमा एडमिशन। सो दीज आर सच सम सेक्टर्स जिनकी अगर टर्नओवर 20 करोड़ से भी ऊपर हो जाती है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, उनको ये ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है, ये अपना नॉर्मल वही प्रोसेस फॉलो करते रहेंगे जो अभी तक इनका चल रहा था। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंटली सप्लाईज, ये ई इनवॉइसिंग किस किस सप्लाईज पर हमें जनरेट करना है, तो इसमें मैंने ये हाईलाइट भी करा है इधर, ये प्लीज ध्यान रखिए। ये सप्लाई सिर्फ B2B सप्लाईज, एक्सपोर्ट्स, सप्लाईज टू SEZ के लिए ही आया है इनवॉइसिंग का कंसेप्ट। B2C सप्लाईज में ये एप्लीकेबल नहीं है। इफ यू आर इन द बिजनेस वेयर यू हैव ओनली द B2C सप्लाईज, तो ये आपको ई इनवॉइस जनरेट नहीं करना है, आप नॉर्मल अपना इनवॉइसिंग का प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। बट अगर आपके बिजनेस में B2B सप्लाईज, एक्सपोर्ट्स हैं और आपकी एग्रीगेट टर्नओवर दैट इज बेस्ड ऑन योर पेन, अच्छा एग्रीगेट टर्नओवर देखते वक्त B2C सप्लाईज इंक्लूड होगी, उसमें कोई क्वेरी नहीं है, उसमें आपकी टोटल टर्नओवर देखी जाएगी। बट अगर या इज समवन हैव एनी क्वेश्चन? Yes, Jaswinder. Jaswinder, do you have any query? No. Okay, so going forward, so supply. So B2B supplies, export supplies to SEZ units, इन्हीं supplies के लिए ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। B2C supplies में आपका नॉर्मल इनवॉइसिंग का प्रोसेस जैसे आप अभी तक करते आ रहे हैं वैसे ही फॉलो होगा, राइट। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट्स, हमें किस किस डॉक्यूमेंट के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस वाला प्रोसेस फॉलो करना है। सो इट इज नॉट ओनली फॉर इनवॉइसिंग, यू हैव टू फॉलो इट फॉर योर क्रेडिट नोट्स एज वेल एज योर डेबिट नोट्स। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस का मतलब ये नहीं है सिर्फ इनवॉइस, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जैसे मैंने पहले बताया, it is getting the IRN and QR code from the government portal, that's it. So credit note और debit notes में भी आपको you have to get your IRN and QR code. एक चीज इन्होंने और फैसिलिटी लाई है which I have mentioned in the left side, that जिनकी भी 20 करोड़ से ऊपर टर्नओवर थी बेसिस योर GST/1, गवर्नमेंट ने खुद वो डाटा निकाला और इस साइट पे इनवॉइसिंग के पोर्टल पे अगर आप सर्च करते हैं कि इज योर एप्लीकेबल, इज इट एप्लीकेबल ऑन यू और नॉट, तो अगर आप अपना GSTN वहां डालेंगे तो उस पर लिखा आएगा कि इट इज एप्लीकेबल अगर आपकी 20 करोड़ से ऊपर है तो। सो यू कैन ऑल्सो चेक योर स्टेटस फ्रॉम दिस साइट। अभी तक कोई क्वेश्चन इस पे कि ई इनवॉइसिंग क्या है और ये किस पे एप्लीकेबल है?
Okay. Vaishali, I Yes. have a question. Yes, sir. Suppose a vendor having crossing that threshold limit 20 CR in a financial year, but Right. as a company, is it our primary responsibility to get the invoice? Suppose they are not providing the invoice, they are just providing a simple tax invoice as usually they are providing. Then what will we do? Okay. Then what is the primary facie who is responsible for this? Suppose a vendor eligible for e-invoice having Right. turnover more than 20 CR, but they are not providing e-invoice. And is Yes. there any impact on ITC to us? Definitely, sir. So your ITC will get restricted. Means government can issue you a notice that he has not issued even your invoice, because non-issuance of e-invoice will be treated as an offense. So इसमें क्या है कि आपका ये treat किया जाएगा that you have not even generated the invoice. So अगर आपने e-invoice नहीं लिया, आपने normal invoice लिया and e-invoice is applicable on that company, so उस पे ये पेनल्टी लगेगी कि you have not generated the invoice. तो अगर आपने invoice ही generate नहीं किया उसने, तो आपको ITC में obviously government can issue a show cause notice, but here you can also take a plea that being a bona fide purchaser, we don't know about his turnover and everything, and it is reflecting in my GSTR 2A. So maybe in the higher side, like higher courts, meeting. One second. So how to resolve this issue? Is anyone know about that? So Manoj sir, hello. Yes, please. Sir, can I request you to also share one also link? If this meeting ends in 10 minutes, then we can join into some another link. In meanwhile, can you generate that link also? Because the time remaining showing here is 10 minutes for this Okay. meeting. And I don't think so I can cover it in the 10 minutes. That would Is be there difficult any because other I'm way not out if sitting. anyone know about it, that how I will? You can restart the same meeting. Okay. I think with the After same ending link. the session. Okay. Okay. Yes, Okay. you Then can it's restart the meeting. okay. Then it's fine. Okay. So Jaina sir, coming back to your question. So the government can definitely issue you a show cause notice, but on the higher courts, yeah, on the higher adjudicating authorities, you can get the relief for the bona fide purchaser. But I advise you here, if you know about the vendor that it is exceeding the 50 crores, you can take the confirmation as well on the email that we are not that e-invoicing is not applicable on us, and then only you should go ahead with the taking the invoices. Am I clear to Okay. your query? Yes. Noted. Yeah. Okay. Thank you. Now I'm moving ahead. Now the e-invoicing process. तो ये process कैसे चलेगा आगे, कैसे ये run करेगा, ये मैं अब आपको इस स्लाइड में बताने वाली हूँ. So first supplier. यहाँ पे मैंने सप्लायर शो करा है. सप्लायर सेलर. तो सेलर क्या करेगा, जैसे मैंने भी आपको बताया, अपनी इनवॉइस डिटेल्स डालकर आईआरपी पे उसको भेजना है. तो सेलर का क्या क्या काम है? सेलर टू हैव सिस्टम और ऑफलाइन यूटिलिटी टू प्रिपेयर रिसीव जेसन. हम इससे सब्सिक्वेंट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या क्या मेथड है, हम किसके थ्रू अपना डाटा भेज सकते हैं. अभी हमने अपना डाटा भेजना है. इस प्रोसेस समझाने के लिए आई विल टेल यू दैट हमें डाटा भेजना है आईआरपी पे. हमें उसमें क्या करना होता है, हमें जेसॉन अपलोड करनी है आईआरपी पे, राइट. आईआरपी का क्या काम होगा, वो जो हमने डाटा अपलोड करा है आईआरपी पे, वो उसे वैलिडेट करेगा. वैलिडेट में बेसिकली डीडुप्लीकेशन चेक ही होता है मोस्टली की, और आपका डॉक्यूमेंट नंबर वगैरह वो देखेंगे कि आपका सही है या नहीं है, या फिर ये पहले से आपका इनवॉइस की डिटेल्स पहले तो नहीं आई हुई, आप दोबारा आईआरएन तो जनरेट नहीं कर रहे. ये सब वैलिडेशंस उसमें लगेंगे. वो जनरेट कर देगा आईआरएन, और वो जनरेट करके क्यूआर कोड उस पर ऐड करके वो साइन इनवॉइस जेसॉन आपको वापस भेज देगा. तो सप्लायर के पास जब वो वापस आ जाएगी, वो रिसीव करेगा सप्लायर उस जेसॉन को, और वो ई इनवॉइस बायर को, वो आईआरएन नंबर और क्यूआर कोड बायर को प्रिंट करके बायर को दे देगा. सो ये सप्लायर का काम हुआ. अब जब ये आईआरपी पे डाटा जाता है तो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे वो दो काम और करता है. आपको साइन जेसॉन देने के साथ साथ वो एक डाटा की कॉपी भेजता है जीएसटी सिस्टम पे,
जिसपे GSTR 1 जिससे डाटा फैच होगा और आपके GSTR 2A में आएगा, और दूसरा काम वो करता है ई वे बिल पोर्टल पे भेजता है। सो IRP दो जगह और आपका डाटा भेजेगा, एक तो GST सिस्टम पे जहां से वो GSTR 1 आपका ऑटो फैच हो जाएगा, आपका ई वे बिल अगर आपने ई वे बिल की इन्फॉर्मेशन भी अपने स्कीमा में दी है पार्ट ए पार्ट बी की, तो वो भी आपका ऑटोमेटिकली यहाँ से फिल हो जाएगा। फर्दर बायर्स भी इसे अपने GSTR 2A में देख पाएंगे, जैसे ही आपके GSTR 1 में पॉपुलेट होगा तो आपका बायर इसे अपने GSTR 2A में देख पाएगा। सो ये दो काम और होंगे IRP से। GST सिस्टम भी अपने आप में रूल्स आउट करेगा कि कोई पहले आयरन ना हो, इसका चेक करके GSTR 1 में डालेगा एंड बायर कैन व्यू। सो ये पूरा प्रोसेस आपका फॉलो होगा ई इनवॉइसिंग में, राइट? प्रोसेस पे किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ओके, सो आई एम मूविंग अहेड। इसके बाद आता है मोड्स ऑफ जनरेटिंग ई इनवॉइसिंग। ई इनवॉइसिंग मैम आपने बताया हमें डाटा भेजना है, बट हाउ कैन वी सेंड दिस डाटा? इसके आपके पास तीन मेथड्स हैं। फर्स्ट, फ्री ऑफलाइन एक्सेल यूटिलिटी, जो आपका बल्क जनरेशन टूल कहलाता है। बेसिकली आप इस एक्सेल यूटिलिटी को डाउनलोड कर सकते हैं ई इनवॉइस पोर्टल से। इस यूटिलिटी में आपका बेसिकली स्कीमा, जो ई इनवॉइसिंग का स्कीमा है वही है यूटिलिटी, और कुछ नहीं है। उस स्कीमा में आपको सारी डिटेल्स फीड करनी है, जो भी इनवॉइसिंग की डिटेल्स आप के सिस्टम से निकल रही है वो आपका IRP पे जाएगा। ये बेसिकली यूटिलिटी क्या करती है, जब भी आप अपना इसमें डाटा डालते हो वो एक जेसॉन क्रिएट करेगी। वो जेसॉन आपको IRP पोर्टल पे भेजना है, वो IRP पोर्टल पे जाएगा, वो IRP पोर्टल उसको साइन करके आपको रिटर्न करेगा, एंड वो साइन जेसॉन से आपका प्रिंट निकलेंगे फिर इनवॉइसिंग। जब आप उसे प्रिंट निकालेंगे तो IRN कोड और QR कोड उस पर आ जाएगा। सो ये तो हो गई फ्री ऑफलाइन एक्सेल यूटिलिटी, जो आपको गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी हुई है, बिल्कुल फ्री है। इसमें बस आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ERP में जो आपका एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है उसको आपको या तो उससे वो सारी डिटेल्स फेच हो जाए जो आपकी इनवॉइसिंग स्कीमा में है, या फिर ऐसा कुछ आप रिपोर्ट बना लीजिए उसी के अंदर कि वो स्कीमा में ही रिपोर्ट निकल कर आ जाए, एंड आप वो रिपोर्ट सीधा सीधा यूटिलिटी में फीड कर सकें एंड उसे डाल सकें। तो आप इससे भी काम कर सकते हैं। बट अगर आपके काफी ज्यादा इनवॉइसेस हैं जो आपको लगता है कि हमारा बहुत बल्कि डाटा होता है, तो मे बी शायद आप इस रूट पे ना जाना चाहें, बिकॉज इसमें थोड़ा सा मेहनत ज्यादा है इस काम में। सेकेंड आ जाता है डायरेक्ट API इंटीग्रेशन। बेसिकली इसमें क्या दिया, गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है कि आप IRP पोर्टल जो गवर्नमेंट का है उसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए, जो आपका एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है अपना कंपनी में उसके साथ आप इसे इंटीग्रेट कर लीजिए। बट इंटीग्रेट ऐसे नहीं दिया कि आप हर कोई इसे कर सकता है। दिस फैसिलिटी इज ओनली अवेलेबल फॉर द लार्ज टैक्सपेयर्स। व्हाई आई एम सेइंग द लार्ज टैक्सपेयर्स? बिकॉज देयर आर मेनी कंडीशंस व्हिच दे हैव पुट इन हियर to make it applicable. So I have also mentioned here, like invoicing system should be automated with your IT solutions. You should be ready to change your IT systems. You should have an SSL based domain name, static IP address, pre-production systems. So ये बहुत टेक्निकल है टर्म्स, बट आप इसे अपनी टेक्निकल टीम से चेक कर सकते हैं। बट जितना मैंने इसे रियलाइज करा है, जिनकी भी टर्नओवर 500 CR से ज्यादा है, 1000 CR से ज्यादा है, वही लोग ये इंटीग्रेशन, डायरेक्ट API इंटीग्रेशन अफोर्ड कर पा रहे हैं एंड इस पे काम कर पा रहे हैं। एंड थर्ड जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहा है आजकल मेथड इनवॉइसिंग जनरेट करने का, वो है API इंटीग्रेशन थ्रू योर GSP। सो GSP क्या होता है? GSP इज योर GST सुविधा प्रोवाइडर्स. So there is a list of GSPs. There are some GSPs which are notified by the government कि हाँ ये लोग हैं जो GST सुविधा प्रोवाइडर हैं, उनके सिस्टम्स गवर्नमेंट के पोर्टल से ऑलरेडी लिंक्ड हैं, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं अपना ई इनवॉइसिंग जनरेट करने के लिए। उसमें क्या होगा कि वो आपके सिस्टम से और अपने सिस्टम को, GSP अपने सिस्टम से आपका एक इंटीग्रेशन कर देगा, एंड फिर वो GSP से डाटा जाएगा आप गवर्नमेंट के पोर्टल पे। तो उससे क्या हो जाता है, थोड़ा सा ईज आउट हो जाता है प्रोसेस, बिकॉज उनका जो पोर्टल होता है वो थोड़ा ज्यादा यूजर फ्रेंडली होता है, उनकी रिपोर्ट्स थोड़ी ज्यादा यूजर फ्रेंडली होती है। वो आपको ऑप्शन देते हैं प्रिंटिंग ऑफ ई इनवॉइसिंग का भी। सो लोग API इंटीग्रेशन थ्रू GSPs में जा रहे हैं। जो कौन कौन से GSPs आजकल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करे हुए हैं, उसके लिए मैंने ये लिंक आपको लेफ्ट साइड में दिया है। आप इस लिंक को एक्सेस करके देख सकते हैं कि कौन कौन से GSPs है मार्केट में, एंड आप उनको अप्रोच कर सकते हैं फॉर योर e-invoicing generation through GSPs. Right? Am I clear on modes of generating e-invoicing? Is there any query? Okay. No, ma'am. Okay. So moving ahead,
GPP ऑन। सो ये कंसेप्ट बहुत ही पॉपुलर हो रहा है 20 करोड़ से ऊपर टर्नओवर के लिए। सो बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या करा कि जिनकी टर्नओवर कम है उनके लिए एक सॉफ्टवेयर बना दिया। GPP ऑन एक ही टूल है बेसिकली। ये क्या करता है, अगर आपकी लेस इनवॉइसिंग है इस पे आप मैनुअली एंट्री कर सकते हो। लाइक आपके महीने में 5 इनवॉइस रेज होते हैं, 10 इनवॉइस रेज होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, जाके इस पे टूल पे आप एंट्री कर सकते हो इनवॉइस की कि इनवॉइस नंबर ए इस डेट को जनरेट हो गया है। एंड आप उस पर क्लिक करेंगे तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको IRN मिल जाएगा, और वहां पे प्रिंटिंग का भी ऑप्शन है आपके पास। इसी टूल से आपका इनवॉइस भी प्रिंट हो जाएगा विद QR कोड। सो आप ये पोर्टल, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल, एंड ये गवर्नमेंट की साइट पर ही अवेलेबल है, GPP ऑन। तो अगर आपका रोज का एक ही इनवॉइस है या आपके 3-4 इनवॉइस जाते, महीने के 50 इनवॉइस होते हैं, तो आप ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल यूज कर सकते हैं। एंड ये मोबाइल फ्रेंडली भी है, विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड फीचर अबाउट इट। आप इसे अपने मोबाइल डिवाइस पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल से भी आप इसमें अपना डाटा फीड कर लीजिए, उस पर IRN जनरेट हो जाएगा एंड यू कैन प्रिंट इट। जब आप इसे लगा लेंगे आप सेव कर सकते हैं वो प्रिंटेड इनवॉइस। फर्दर इसमें यूजर नेम पासवर्ड आपका वही यूज होता है जो आपका इनवॉइस पोर्टल पे आपने बनाया हुआ होता है, तो उसके लिए भी आपको अलग से कुछ नहीं करना। So it is also a very good software if you are using a less invoices. Was a very pertinent question regarding buyers who may not be under this, who are having a turnover of less than 20 crores, है ना? Yeah. So can you in the meanwhile repeat that what they supposed to do and check to ensure that purchasers who are suppliers who are in the bracket of 20 crore plus and they are not using the IRN and QR code? Yeah. Can you just repeat your in the meanwhile, Sure. in fact? Sure, sir. So, sir, what was I saying? That government definitely can litigate your input tax credit on that case because उसको invoicing करना था, e-invoicing, it's applicable on him, right? So, firstly, उसने क्या offense किया? उसने e-invoice नहीं किया, तो that means उसने लॉ के अकॉर्डिंग इनवॉइस नहीं जनरेट किया, तो उस पर पेनल्टी आएगी, भाई आपने तो इनवॉइस ही जनरेट नहीं किया। अब मेरे पास अगर इनवॉइस ही नहीं आया, सो माय कंडीशन इन सेक्शन 16 दैट आई शुड हैव रिसीव्ड एन इनवॉइस, तो वो मेरी कंडीशन मीट नहीं हुई बिकॉज मेरे पास वो लेजिटिमेट इनवॉइस नहीं आया, राइट? सो मेरा भी इनपुट क्रेडिट क्वेश्चनेबल हो सकता है डिपार्टमेंट की ओर से। वो कहेगा कि भाई आपको तो मिला ही नहीं इनवॉइस, GST इनवॉइस नहीं है ये, तो मैं आपको क्रेडिट नहीं दूंगा, राइट? जब आपको लिटिगेट करना पड़ेगा इस पे। सो इट्स बेटर टू अवॉइड दैट लिटिगेशन। दो मैं ये कहना चाह रही थी कि लिटिगेशन में दो यू हैव higher chances because you are a bona fide purchaser and you may not know about the turnover of the supplier, तो आपके पास चांसेस हैं कि हायर अथॉरिटीज ना जीते। बट टू कर्व दिस प्रैक्टिस एट दिस स्टेज ओनली कि परचेज पर ही हमारे पास लिटिगेशन का पॉइंट ही ना आए, आप क्या कर सकते हैं, आप मेल लिखिए 1 अप्रैल को अपने सारे वेंडर्स को कि इफ ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल टू यू प्लीज लेट अस नो, या फिर आप उसके GSTN को भी आप भी जाके चेक कर सकते हैं। मैंने जो आपको ये लिंक दिया था यहाँ पर, ये साइट मेरी दिख रही है यहाँ पे, जब मैंने सर्च स्टेटस ऑफ इनेबलमेंट ऑफ अ GSTN दिया था, आप इस साइट पे जाके अगर उसका GSTN डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस पे एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर उस पे एप्लीकेबल है, अगर आप इस पे जाते हैं, अगर आपके वेंडर्स इन नंबर्स हैं, तो आप ये कर सकते हैं प्रैक्टिस। आप जाइए चेक कीजिए, अगर उस पे एप्लीकेबल है आप उससे कहिए भाई आप पे एप्लीकेबल है, आप अगर इनवॉइस नहीं देंगे तो मैं आपसे परचेज नहीं करूंगा, तो डेफिनेटली ही विल गिव यू द इनवॉइस। अदरवाइज आप उससे कंफर्मेशन ले सकते हैं अगर आप ये प्रोसेस नहीं फॉलो कर सकते। लाइक मेरे पास करोड़ वेंडर्स है, मैं नहीं कर सकती, बहुत सारे वेंडर्स है, मैं तो नहीं कर सकती ये चेक, तो आप उससे कंफर्मेशन लीजिए मेल पे 1 अप्रैल की, आप मुझे कंफर्म कीजिए कि आप पे एप्लीकेबल नहीं है एंड वट एवर इनवॉइस यू आर गिविंग इट्स अ वैलिड GST इनवॉइस। आप ये अपना सेफगार्ड ये 2 चीज का करके चलेंगे तो आगे अगर लिटिगेशन भी होती है तो हो सकता है लोअर लेवल पे यू कैन गेट द रिलीफ कि भाई मैंने तो कंफर्मेशन भी ली थी, मैंने चेक भी किया था, उस पे है ही नहीं इनवॉइसिंग एप्लीकेबल, तो हाउ विल यू क्वेश्चनिंग माय ITC हियर, राइट? राइट। अच्छा, हियर 2 पॉइंट इज, एक तो जो आपने लिंक दिया इसको चैट पे आप शेयर कर दीजिए बिकॉज फ्रॉम दिस स्क्रीन वी कांट पिक इट अप। ये श्योर सर, मैं ये PPT भी शेयर करूंगी, मैं मनोज सर के साथ ही पूरी PPT शेयर करूंगी, वो आपको आगे जो भी आपका ग्रुप है आई गेस उस पे कर सकते हैं, और अगर आप ये अलग से भी चाहते हैं तो मैं अलग से भी चैट पे आपको दे दूंगी। नाइस ऑफ यू।
Another point out here is there may be some cases where the company turnover could have been last year 18 and 19 crores, isn't it? But in their PAN, they might have done some other transactions somewhere which are applicable to be clubbed with this 20 crore criteria. Right. Is it possible? Yes, So, sir. Is it? How does one actually know that it is applicable? So sir, it's very much possible. You have to see your aggregate turnover on the PAN basis. So basically आपके जितने भी रजिस्ट्रेशन है इंडिया में आप उसकी टर्नओवर को ऐड कीजिए एंड देन आप उसको पे देखिए कि आप पे एप्लीकेबल है या नहीं है. एंड अगर आपने GST-1 टाइमली फाइल्ड है ना तो आपको इस वाली लिंक पे भी आपका गवर्नमेंट शो कर देगी कि आपको एप्लीकेबल है, बिकॉज आपके GST-1 में वो 20 करोड़ से ऊपर ही हो रहा होगा पैन बेस पे. गेटिंग माय पॉइंट? तो बेसिकली 20 करोड़ का बिजनेस ट्रांजैक्शन है B2B एंड B2C मिला के. यस B2B एक्सपोर्ट्स B2C सब मिलाकर है. बस इसमें आपका जो रिवर्स चार्ज पे आप अगर पे करते हैं कोई GST वो आपका इंक्लूड नहीं होता. सो एग्रीगेट टर्नओवर डिफाइंड है GST में, राइट? वही सेम वही सेम जो इसकी डेफिनेशन है वही यहाँ पर भी अप्लाई करती है. तो उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी इंक्लूड होती है, बट जो आपका रिवर्स चार्ज पे आप पे करते हैं अगर किसी कुछ अमाउंट वो आपका इसमें इंक्लूड नहीं होता है. बस वो आप एक्सक्लूड करके सारा देखेंगे तो 20 करोड़ से ऊपर होगा तो आपका एप्लीकेबल हो जाएगा. And I think this will also cover all sale of movable and immovable properties. Right. Scrap sales of course हो गए. Everything. Okay. And not just business turnover, but anything, any sale under GST if you have made. Yes. Okay. Thank you. I think still many more have not joined back. Okay. Manoj ji to take a call on this. There are 23 participants as of now. If we have rejoined, I think we can start, Vaishali ji. Okay. Thank you, sir. Thank you for the confirmation. Yeah. So I was on GEPP on, right? I have covered this GEPP on part. Now I'm moving ahead. One second. So now the concept of IRP and IRN, I have just mentioned here also to make it comfortable. Further, I also want you to know that there are 150 crores invoices have already been generated in the last 18 months. So people are using it and the portal is working fine. And also the statistics have also shown that the monthly generation of invoicing have also increased to a large extent. In October 18, it was around 4.5 CR. Now it is around 11 CR. So monthly भी 11 CR आपका generate हो रहे invoices through this e-invoicing portal. So IRP क्या है? IRP एक website है for uploading reporting of invoices. As I mentioned earlier, IRN will be generated in the sub 200 millisecond duration. So they are saying that within a seconds आपको मतलब उस second से भी कम में आपका IRN generate हो जाएगा. And uploaded invoice digitally sign होता है. IRN क्या है? IRN एक 64 करेक्टर का यूनिक हैश स्ट्रिंग है. कुछ ऐसा दिखता है IRN. अगर आप देखेंगे तो एक ये यूनिक कॉम्बिनेशन से बना होता है, 64 करेक्टर का होता है एंड कुछ ऐसा दिखेगा. इसमें इसके भी अलग अलग पार्ट्स हैं विच आई हैव नॉट कवर्ड हियर. IRN में GST एंड नेम एंड ये सब आपका इंक्लूड होता है, ईयर एंड डेट वगैरह, उससे ये पूरा बनकर आता है. देन GST इनवॉइस वैलिड तभी माना जाएगा जब उस पे IRN होगा एंड जिसपे आप ऑलरेडी एक IRN जिस इनवॉइस के लिए ले चुके हैं आप उसको दोबारा से इनवॉइसिंग पोर्टल पे दोबारा उसका IRN नहीं ले सकते हैं. सो अगर एक बार IRN जनरेट हो गया तो वो सेकेंड टाइम दोबारा नहीं हो सकता. दिस यू नीड टू रिमेम्बर. देन मूविंग अहेड, IRN कैंसिलेशन एंड अमेंडमेंट्स. नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर इज कि क्या मैम हम इसे कैंसिल कर सकते हैं? मे बी कुछ भी डिफॉल्ट की वजह से मैंने एक इनवॉइस क्रिएट कर दिया बट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नाउ आई हैव टू कैंसिल इट. So can we do it? Yes, you can do it, but there's a time limit. You have to do it within 24 hours from the time of generation of IRN. Like अगर आपने अभी करा इसे 5 बजे तो आप इसके कल 5 बजे तक आप इसे कैंसिल कर सकते हैं. उसके बाद ये नहीं होगा. Further,
आप ऐसे नहीं कैंसिल कर सकते, आपको ये भी चेक करना पड़ेगा क्या उसके अगेंस्ट कोई एक्टिव ई वे बिल नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, यू नीड टू रिमेम्बर इट दैट अगर कोई एक्टिव ई वे बिल जनरेटेड है उस ई इनवॉइसिंग के अगेंस्ट, तो मेरा इनवॉइस कैंसिल नहीं हो सकता, वो अलाउड ही नहीं है। तो फर्स्ट यू हैव टू कैंसिल योर ई वे बिल, देन ओनली यू कैन कैंसिल योर ई इनवॉइस, दैट इज ऑल्सो विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 24 आवर्स। सो ये इन्होंने काफी स्ट्रिक्ट बना रखा है इधर। एंड अगर आपका कुछ भी गलती 1-2 दिन बाद पता चलती है तो आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते, आप उसे डेबिट या क्रेडिट नोट के थ्रू ही रूट कर सकते हैं, या फिर आपको अपनी जीएसटी 1 में चेंज करना पड़ेगा। नाउ क्वेरी आती है अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स आर आल्सो नॉट पॉसिबल ऑन आईआरपी एज ऑफ नाउ, कोई अमेंडमेंट भी नहीं कर सकते। कोई भी अगर चेंज हो जाता है बाद में, छोटा मोटा अगर कोई चेंज होता है, आप जीएसटी 1 में जाके अपना चेंज कीजिए अपनी रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे, बट इनवॉइस जो इस पे डाटा चला गया आईआरपी पे, दैट कैन नॉट बी अमेंडेड। एंड अगर जीएसटी 1 पे भी अगर आप कोई चेंजेस करते हैं, अगर वो चेंजेस सिग्निफिकेंट होते हैं, तो वो प्रॉपर ऑफिसर जो भी आपका जीएसटी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है उस पर एक फ्लैग चला जाता है कि इसने ये चेंजेस इसमें करे हैं। वो भी सबसे आई थिंक वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं तभी वो जाता है। अगर छोटा मोटा कोई चेंज है तो वो आई थिंक नहीं जाएगा उस पर। क्लियर? Actually, one point here, this Yeah. 24 hours is irrespective of national holidays falling in between. Yes, as of now they have not mentioned anything about it because ऐसा भी कुछ नहीं है कि संडे है या कुछ नहीं है। नेशनल हॉलीडेज का भी they have not mentioned it yet. ये आगे ही आई थिंक पता चलेगा कि उसी टाइम कोई नोटिफिकेशन आ जाती हो तो, बट अभी तक तो they have not Okay. mentioned anything about national holidays in this. Okay. Okay. Now moving ahead, consequences क्या है मैम? अगर ये ई इनवॉइस हम नहीं जनरेट करते हैं तो हम पे क्या कॉन्सिक्वेंस आएगा? जैसे मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, अगर आप ई इनवॉइस नहीं, रूल 48(5) आपको कहता है आपको इनवॉइस इशू करना है, उसी में आपको बोल दिया गया है कि आपको ई इनवॉइस करना है। तो अगर आप उसका वायलेशन करते हैं तो बेसिकली माना जाएगा कि आपने इनवॉइस ही जनरेट नहीं करा है। और अगर इनवॉइस नहीं जनरेट किया जाए तो उसकी पेनल्टी क्या होगी? 10,000 रुपीज और द सीजीएसटी एसजीएसटी एप्लीकेबल ऑन दैट इनवॉइस, मतलब जो इस इनवॉइस की वैल्यू थी उसमें जितना टैक्स था, विच एवर इज हायर। सो अगर आपने एक ट्रांजेक्शन का इनवॉइस, अगर उसकी वैल्यू 1 लाख रुपीज है, 1 लाख सीजीएसटी एसजीएसटी, तो हो सकता है आपको 2 लाख की पेनल्टी पे करनी पड़े। मतलब इट इज the amount is the higher, whichever is higher, it is not only the 10,000 rupees। 10,000 रुपीज तो बेयर मिनिमम आपको पे करना ही करना है, बट अगर आपका टैक्स अमाउंट ज्यादा बन रहा है उस इनवॉइस का जिसमें आपने इनवॉइसिंग नहीं करा एप्लीकेबल होने के बाद भी, तो आपको उतना टैक्स पे करना पड़ेगा एज अ पेनल्टी। फर्दर इसके और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? अगर आपने इनवॉइस जनरेट नहीं करा तो आपकी डिटेंशन एंड सीजर भी हो सकता है गुड्स का ड्यूरिंग दी मूवमेंट्स। अगर आपका ई वे बिल बनकर जा रहा है और ई इनवॉइसिंग नहीं, आपने इनवॉइसिंग में आईआरएन नंबर और वो नहीं है क्यूआर कोड, तो आपका डिटेंशन के लिए एंड सीजर भी हो सकता है, तो उसकी पेनल्टीज आप पे अलग लगेंगी। फर्दर इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसमें भी मैंने लिखा था इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी डिनाइड टू द रिसिपिएंट। अगर उसको भी इनपुट टैक्स क्रेडिट डिनाई हो सकता है रिसिपिएंट को, बिकॉज देयर इज नो इनवॉइस इज एवर जनरेटेड। इज इट क्लियर टू एवरीवन यहाँ पर? ओके, आई एम मूविंग अहेड, deeming that it is clear. Now GST, yeah, any query? Okay, so moving ahead, e-invoice GSTR1 auto population। अब मैं इसमें आगे की 3 स्लाइड्स में क्या डिस्कस करने वाली हूँ कि GSTR1 में क्या डाटा जाएगा, कैसे जाएगा, कैसे दिखेगा, राइट? सो ई इनवॉइसिंग में GSTR1 में आपकी वैसे ही मैपिंग हुई कि जैसे आप अभी अपने GSTR1 का डाटा फिल करते हैं ना। ई इनवॉइसिंग स्कीमा में जब आप डाटा फिल करेंगे तो जो GSTR1 में ऑटो पॉपुलेट होगा वो बिल्कुल सेम वैसे ही होगा जैसे आप अभी अपनी रिटर्न के लिए करते हैं। जो भी सेक्शन वाइज डिटेल्स है वो सेक्शंस में ही जाएगी। लाइक B2B, अगर आपकी कोई ट्रांजेक्शन है तो B2B वाली टेबल में ही दिखेगा। क्रेडिट नोट है वो क्रेडिट नोट वाली टेबल में ही दिखेगा। फर्दर अगर आपकी एक ही इनवॉइस में मल्टीपल लाइन आइटम्स हैं तो वो भी आपको एग्रीगेट कर देगा रेट लेवल पर, राइट? तो वो आपका जब एग्रीगेट कर देगा रेट लेवल पर, तो वो रेट लेवल पे एग्रीगेट होकर आपका GSTR1 में दिखेगा। सो GSTR1 बिल्कुल ही आपकी वैसे ही फिल हो जाएगी जैसे आप अभी करते हैं। सो इट विल ईज आउट योर प्रोसेस। अगर आप ई इनवॉइस को कैंसिल कर देते हैं विद इन 24 आवर्स तो वो GSTR1 से ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया जाएगा। बट आप वो ई इनवॉइस की डिटेल देख सकते हैं जब आप वो डाउनलोड करेंगे वहां से। अगर एक्सेल डाउनलोड करेंगे उसी डाटा का
तो एक लाइन आ जाएगी कि इट इज कैंसल्ड। उसके बाद आप उसे एडिट कर सकते हैं। ये डाटा तो हो गया, कैसे वो फेच करेगा, उसने वैसे वैसे उसने अपने टेबल्स में फेच कर लिया डाटा। नाउ अब आपके पास ऑप्शन है, यू कैन एडिट दैट डाटा। जो भी उसने GST1 में ऑटो पॉपुलेट करा है, यू हैव द ऑप्शन टू एडिट इट। तो आप अपनी रिटर्न फाइलिंग से पहले आप उसे एडिट कर लीजिए। फिर इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि समझ लीजिए क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इनवॉइस के थ्रू तो डाटा आ गया, बट मैं इनवॉइस को मैंने देखा ही नहीं डाटा। मैं जैसे अपनी GST1 बनाती हूँ, मैंने सारा का सारा, मेरे 10 इनवॉइस से आ गए थे B2B के, एंड मेरे 90 B2C के इनवॉइस थे। तो मैंने 100 का 100 डाटा दोबारा चढ़ा दिया मैम GST1 पे। तो अब क्या होगा, तो उसमें वो क्या करेगा कि जो 10 इनवॉइस उसने जनरेट करे इनवॉइसिंग के थ्रू, उसको वो ओवरराइड कर देगा। सो जो आपने लेटेस्ट इनवॉइस उसमें डाला है अपने मैनुअली या फिर अपलोडिंग थ्रू ऑन द GSTN पोर्टल, वो आपका प्रिवेल करेगा। तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि वो डबल तो नहीं हो जाएगा, ऐसे डबल नहीं होगा, वो आपका ओवरराइड कर जाएगा। फिर आता है एक, इन्होंने एडिशनल फैसिलिटी भी इसमें दी है, कंसोलिडेटेड डाउनलोड ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके IRP से आए हैं, तो वो आपके GST1 डैशबोर्ड पे ही दिखेंगे। GST1 डैशबोर्ड पे आपको इस नाम से आएगा, डाउनलोड डिटेल्स फ्रॉम ई इनवॉइस कर एक बटन आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके अभी डॉक्यूमेंट्स ऑटो पॉपुलेट हुए हैं IRP से, वो सारे आप उस एक्सेल में भी देख सकते हैं। एंड उस पर आप वर्कआउट कर सकते हैं पहले कि हाँ ये मेरा ऐसे, मुझे अगर कोई चेंज करना है या कोई आपको समरी बनानी है तो यू कैन यूज दैट एक्सेल ऑल्सो। सो ये अलग से फैसिलिटी दी है। क्लियर? सो नाउ आई हैव ऑल्सो इंक्लूडेड सम एग्जाम्पल्स हेयर। सो फर्स्ट आता है, एक क्वेरी ये आ सकती है कि भाई टैक्स पीरियड मेरा GST1 का नवंबर 2021 है, बट मैंने डाला है 4 दिसंबर को वो इनवॉइस। हो सकता है कि भाई मेरा 30 नवंबर का इनवॉइस है, मैंने 4 दिसंबर को जाके IRP पे डाला, तो वो मेरा कौन से मंथ में शो होगा? तो इसमें ये क्लियर है कि जो डाटा शो होता है वो डॉक्यूमेंट डेट के हिसाब से होता है। लाइक अगर आपका नवंबर मंथ की डेट है, अगर आपने उसे कभी भी जनरेट करा IRP, वो आपका नवंबर मंथ में ही रिफ्लेक्ट होगा GST1 में। सो अगर आप उसमें देखेंगे नवंबर की जाके GST1, तो उसमें आपको ये इनवॉइस शो हो जाएगा जो आपका 30 नवंबर का। मैंने यहाँ पे इलस्ट्रेशन भी ली है, अब इसको पढ़ते हैं। जैसे इनवॉइस नंबर 8253 टैक्स पेयर ने जनरेट किया, 30 नवंबर की डेट थी, उसने IRP पे डाला इसे 4 दिसंबर को। तो इसमें ई इनवॉइस की जो डिटेल्स है वो नवंबर 21 के ही GST1 में दिखेंगी, दिसंबर 21 में नहीं जाएगी। ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेरी आ सकती है कि मैम अगर मैंने उसे नवंबर में डाला, बट मैंने नवंबर की रिटर्न ऑलरेडी मैं फाइल कर चुका हूँ, और मैंने उसे 25 दिसंबर में जाके डाला, बट मैं रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर चुका हूँ, तो क्या फिर वो दिसंबर में आ जाएगा या फिर वो नवंबर में ही रहेगा? तो इसका भी आंसर यही है कि वो नवंबर में ही रहेगा, और वो किसी भी GST1 में अभी शो नहीं करेगा, बिकॉज आप ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं नवंबर की। सेम आई हैव एक्सप्लेन हियर इन इलस्ट्रेशन की 253 इनवॉइस 30 नवंबर को, 24 दिसंबर को जाके डाला टैक्स पेयर ने IRP में, तो अब वो नवंबर 21 वाली तो ऑलरेडी फाइल्ड है, तो क्या वो मेरा दिसंबर में आएगा? नो, वो आपके नवंबर में ही रहेगा GST1 के डैशबोर्ड में। दो वो आप ऑलरेडी फाइल कर चुके हो तो कहीं आपको ऑटो पॉपुलेटेड नहीं दिखेगा, बट जब भी आप उसकी एक्सेल डाउनलोड करेंगे उसमें आपको दिख जाएगा कि ये ऑटो पॉपुलेट हुआ है थ्रू IRP। और ऑलरेडी अगर उसमें पहले से आपका सेम इनवॉइस नंबर प्रेजेंट है तो वो उसे ओवरराइड नहीं करेगा, वो सिर्फ आपका एक मैसेज शो हो जाएगा कि आपका ये ऑटो पॉपुलेटेड था IRP से। इन दोनों पे कोई भी क्वेश्चंस, आई थिंक इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसमें इतना कोई इशू नहीं है। वन क्वेरी प्लीज जी। हमारा अगर फॉर एग्जांपल एक इनवॉइस में 2 डिलीवरी चालान में गुड्स डिस्पैच होते हैं, मतलब देयर इज वन इनवॉइस एंड देयर आर 2 ट्रक्स व्हिच आर गेटिंग डिस्पैच्ड अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर इनवॉइस, तो खाली इनवॉइस का ही ई इनवॉइस जनरेट होगा कि डिलीवरी चालान के लिए भी ई इनवॉइस को जनरेट करना पड़ेगा? नहीं, आपको इनवॉइस के लिए ही करना है, बिकॉज डिलीवरी चालान तो एक कंसेप्ट है कि आपकी सप्लाई नहीं है, राइट? इट इज नॉट अ सप्लाई, तो आप वो एक डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं डिलीवरी चालान फॉर द पर्पस ऑफ जनरेशन ऑफ ई वे बिल। बट यहाँ पे जो आपका इनवॉइस है वही आपका ई इनवॉइसिंग में जाएगा, डिलीवरी चालान नहीं जाएंगे ई इनवॉइसिंग में। नहीं, the case that I am talking about is मतलब हमारा invoice, suppose say there is one invoice and the goods are not getting accommodated in one truck, so there are 2 dispatches taking place against that one invoice. So for that purpose हम delivery चालान बनाते हैं against one invoice. right. Invoice का e-invoice बना दिया,
So no mention on, मतलब उसमें कोई QR कोड डिलीवरी चालान में तो नहीं आना चाहिए? नहीं 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 सर, मैं आपको वही बताना चाह रही थी, आपका इनवॉइस में ही आएगा। जैसे अभी भी आप क्या करते होंगे, वो 2 डिलीवरी चालान बना दिए, बट दोनों डिलीवरी चालान के साथ एक इनवॉइस भी भेजते होंगे ना जीएसटी का, ई-वे बिल के साथ, ताकि अगर कोई ऑफिसर पकड़ेगा तो मेरे पास इनवॉइस होना चाहिए। सेम उसी तरह से वो सेम इनवॉइस ई इनवॉइस में जाएगा, प्रिंटिंग योर IRN एंड QR कोड के साथ, बस। मैडम अभी रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, साथ में डिलीवरी चलान ही भेजते हैं हम, उसके साथ ई-वे बिल भेजते हैं उसका, डिलीवरी चलान का। राइट, तो आप सर उसके साथ इनवॉइस भी भेजते होंगे ना, अपना जो लास्ट ट्रक जाता होगा। नहीं, इनवॉइस नहीं भेजते उसके साथ, इनवॉइस नहीं भेजते हम उसके साथ। तो सर ऐसा कैसे, आपका विद इन अ स्टेट जा रहा है क्या, विद इन 50 किलोमीटर्स? नहीं मैम, हमारा तो एक्सपोर्ट होता है। अच्छा, एक्सपोर्ट के लिए जा रहा है पोर्ट पे, राइट? बट स्टिल सर वो डिलीवरी चालान या तो एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट है क्या आपका? नहीं सर इसको हम अलग से एक बार ले लेंगे क्वेरी, आप मुझे इस पे मैसेज कर देना, आई विल टॉक टू यू लेटर इस पे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें ऐसा कंफ्यूजन लग रही है कि ओनली डिलीवरी चालान पे कैसे जा रहा है। अगर ये सप्लाई नहीं है तो जा सकता है, बट इफ इट इज अ GST सप्लाई देन ओनली डिलीवरी चालान इज नॉट अ सफिशिएंट डॉक्यूमेंट फॉर द ट्रांजैक्शन। तो हम इसे अलग से एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है सर? ओके ओके Ma'am, I have one small question. यस Can I यस ask, regarding the e-invoice, suppose a vendor, as you said, filed the e-invoice in the month of October, let's say 28 October, and he has filed the return year next month, yeah, subsequent month, but that is auto-populated in the document data itself, right? That means in the month of October. But in the case, in our case, whenever we are filing the GST 3B on the matching the concept 2B concept, right? So in that cases, those are quarterly filers. Their input are not showing in the online portal. That's why we skip 2 months, 3 months ITC. But my question is that in case they are into the 20 CR limit and they are issuing the e-invoice, may not supposed to filing GSTR 1 as their quarterly filers, then as per me, the invoices should be auto-populated in GSTR 2B as well to taking ITC. yes 2A. Yes sir. Yeah, but that is not showing actually, so that we are not taking ITC. Sir, I guess what is happening right now is वो GST 2A में आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट 2B में नहीं आ रहा, बिकॉज उसने फाइल नहीं करी है रिटर्न अभी तक। सो 2B में क्या करते हैं, वो 2B में जब भी क्रेडिट आ रहा है जब वो रिटर्न फाइल कर देता है GSTR 1, बट 2A में वो ये शो कर देंगे जो आपका IRP से आ जाएगा। बट और अभी जो रूल्स में अमेंडमेंट आई है, जब 2A में भी नहीं दिख रहा है, until and unless the vendor is not filing the GSTR 1, 2A में भी नहीं आता है, but they are eligible for the e-invoice. तो मेरा यह कहना है कि जब उन्होंने e-invoice इशू कर दिया तो ऑटो पॉपुलेटेड तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में आ गया, राइट? एंड देयर quarterly filers, then why you stop the taking the ITC, because that is also valid document. यस सर, सर वो तो आना चाहिए, मतलब वो तो जैसे मतलब जो मुझे अभी तक पता है यही आ रहा था। मतलब मैंने किसी से चेक भी किया था कि लाइक जनवरी में इन्होंने इनवॉइस बनाया, राइट? बट दे आर क्वार्टरली फाइलर्स। तो जनवरी में जैसे उन्होंने IRP पे डिटेल डाली तो वो ऑटोमेटिकली उनकी GSTR 1 में आ जाएगी एंड वो 2A में भी दिखने लग जाएगा बायर के। तो आएगा कि हाँ अभी तक उसने फाइल नहीं करी है, जैसे 2B में नहीं आएगा, 2A में आएगा, और उसमें ये भी लिखा आएगा कि भाई सप्लायर ने अभी तक फाइल नहीं करी है, बट रिफ्लेक्ट होना चाहिए 2A में। बट एज यू आर सेइंग कि अभी तक नहीं हो रहा है, तो दैट पॉइंट आई नीड टू चेक कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। मतलब जिन लोगों के FAQs हैं पोर्टल पे गवर्नमेंट के, उसके हिसाब से तो इट इज क्लियर कि वो 2A में भी हाथ क्या थी आपका पॉपुलेट हो जाएगा, जैसे कि वो GSTR 1 में जाएगा। नहीं, जब तक उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तब तक वो 2A में नहीं दिखता है। दिस इज द इशू। अगर 2A में आ जाता है तो 2B में एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन 2A एंड 2B इज द ओनली 1 डे गैप, राइट? ओके, बट अगर उसमें अगर आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, अगर कोई ऐसा कुछ अपडेट गवर्नमेंट की साइड से है, तो then it will be better. Whatever the ITC we keep in the on the matter of the quarterly filers, then we can also take that. ठीक है सर, मैं इसको पॉइंट को नोट कर लेती हूँ, मैं इसको और एक बार देख लेती हूँ कि इन्होंने क्वार्टरली फाइलर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक कुछ निकाला है, तो आई विल
गेट बैक टू यू ऑन दिस, मतलब अभी तक जो मुझे नॉलेज थी उसके हिसाब से आ जाना चाहिए, बट अगर नहीं आ रहा है तो आई नीड टू चेक इट। हो सकता है इन लोगों ने अभी तक स्टार्ट ना करा हो, विद इन 1 or day टू स्टार्ट भी हो जाए प्रोसेस। आई विल चेक एंड देन लेट यू नो डेफिनेटली। yeah. ठीक है सर। ओके, सो मूविंग अहेड, देन उसके बाद एक और क्वेरी मैंने इस पे यहाँ पे लिखी है। अगर आपने रिपोर्ट कर लिया मैनुअली, जैसे हो सकता है कि भाई आपने मैनुअली पहले GST-1 में रिपोर्ट कर दिया एंड IRP उसका बाद में जनरेट हुआ, तो मैम क्या होगा, क्या वो मैनुअल वाला डाटा रहेगा मेरा GST-1 में, या फिर मेरा जो IRP के थ्रू रहेगा वो आएगा? तो इस पे इन्होंने क्लैरिफाई करा है कि जो आपने मैनुअली फीड कर दिया GST-1 में डाटा जाके, वही आपका पर्टेन करेगा, IRP उसे ओवरराइड नहीं करेगा। तो ये जो मैंने पहले भी इलस्ट्रेशन बोली थी, अभी भी बोल रही हूँ, उसमें क्रक्स यही निकल रहा है कि अगर आप मैनुअली कुछ ऐड करते हैं या आप खुद से ऐड करते हैं तो वो चीज ओवरराइड नहीं करेगा IRP, दैट विल रिमेन एज इट इज फॉर फाइलिंग योर GST-1, उसको ओवरराइड नहीं करेगा। वो आपको डाटा जरूर दिखेगा जो वो एक्सेल डाउनलोड का ऑप्शन दे रहे हैं साइट में, अगर आप वो एक्सेल डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको जरूर वो ट्रांजैक्शन दिखेंगी कि ऑटो पॉपुलेट भी हुई है IRP से, ये 2 बार आ रही है ट्रांजैक्शन, बट जो GST-1 का डैशबोर्ड है उसमें वो उसे ओवरराइड नहीं करेगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेरी इज कि मैं इसे डिटेल्स को कैसे देख सकता हूँ, कैसे वेरीफाई कर सकता हूँ आउटवर्ड सप्लाईज की जो IRP से आ रही है। तो इसके 3 तरीके उन्होंने एडवाइस करे हैं। पहला तो है व्यू ऑनलाइन ऑन GST पोर्टल। सबसे आसान तरीका कि आप GST पोर्टल पे ही जाके आप एक एक देख लीजिए कि क्या क्या ऑटो पॉपुलेट हुआ है, इसे मैच कर लीजिए। अदरवाइज यू कैन डाउनलोड द JSON फ्रॉम GST पोर्टल। एक JSON भी आपका डाउनलोड हो जाएगा, जितने भी आपके इनवॉइसेस उन्होंने ऑटो पॉपुलेट करे उसका JSON आ जाएगा, आप उसे ऑफलाइन यूटिलिटी में ओपन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। The third method is your APIs, using APIs through GST सुविधा providers. So जो मैंने GSPs की पहले बात करी थी, आप उनके उससे जो आपका पोर्टल इंटीग्रेटेड है उनको भी ये फैसिलिटी दी गई है कि वो फेच कर सकते हैं सारा ऑटो पॉपुलेट डाटा एंड दे कैन गिव इट टू यू। तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं, राइट। तो ये यहाँ पे मेरा GST-1 जो ऑटो पॉपुलेशन का पार्ट था ये कवर होता है। इसके बाद आई हैव मेंशन सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, मतलब ये कुछ आपको बातें याद रखनी है फॉर द इनवॉइसिंग। द फर्स्ट वन इज द डॉक्यूमेंट नंबर शुड नॉट बी स्टार्टिंग विद 0, दिस स्लैश एंड हैश। सो ये एक वैलिडेशन चेक वहां लगा हुआ है इनवॉइसिंग सिस्टम में। अगर आपका डॉक्यूमेंट नंबर इससे किसी से भी स्टार्ट होता है या फिर आपके अल्फाबेट्स जो है वो लोअर केस में है, तो वो आपको एक एरर थ्रो कर रहा है इसमें इनवॉइसिंग पोर्टल पे। तो आप प्लीज ये रिविजिट करिए अपनी इनवॉइसिंग सीक्वेंस। आपका किसी भी सीक्वेंस ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि वो एरर वहां पे शो करे। सेकेंड थिंग इज जो आपका IRN ऑलरेडी जनरेटेड है फॉर एन इनवॉइस, इवन वो इनवॉइस कैंसिल हो जाता है, उसका दोबारा IRN जनरेट नहीं हो सकता। उसका रिवीजन आप सिर्फ क्रेडिट या डेबिट नोट से ही कर सकते हैं। सो आप सेम इनवॉइस नंबर को बार बार ना डालें IRN जनरेट करने के लिए, वो दूसरा IRN दोबारा जनरेट नहीं होगा। Third is IRN will be generated by the IRP, that is Invoice Registration Portal only. कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर बीच में आए थे जो कहते हैं कि हम IRN जनरेट करके देंगे, आप वो डाल सकते हैं अपने इनवॉइस पे, तो वो भी आपका गलत है। ऐसा प्लीज कुछ भी फॉलो मत कीजिए, आप उसमें ऑफेंस में ही आ जाएंगे, पेनल्टी में आ जाएंगे। सो तो जो आपका IRN IRP से जनरेट हुआ है ओनली आप वही प्रिंट कीजिए अपने सिस्टम इनवॉइस पर, वही आपका वैलिडेट इनवॉइस माना जाएगा। इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स, अब इन केस ऑफ एक्सपोर्ट क्वेश्चन आते हैं कि रिसिपिएंट GSTN क्या डालना है उसमें, तो वो सेम है जो अभी तक आप GST-1 में डाल रहे थे। लाइक रिसिपिएंट GSTN URP जाएगा, स्टेट कोड आपका 96 जाएगा, पिन कोड आप अपना 96 टाइम्स डाल सकते हैं एंड POS भी 96 जाएगा। तो दिस is a standard thing you can follow for the export transactions to get the e-invoice generated. Then the next is the IRN e-way bill can be generated together, but cancellation will be done in 2 steps. First e-way bill and then IRN. So जब तक आपका e-way bill cancel नहीं होगा, आप IRN cancel नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि e-way bill मेरा first आपको cancel करना है and then only आप invoice cancel करेंगे. So these are some points which needs to be remembered. यहाँ पे मेरा e-invoicing का concept खत्म होता है and I will move towards the अपडेट्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो ई-इनवॉइस पे अगर अब कोई भी क्वेश्चन है किसी के तो यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल मूव अहेड।
ओके, सो आई बिलीव कि ई इनवॉइसिंग सबको क्लियर है, उसमें किसी को डाउट्स नहीं है. तो नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स सम रीसेंट चेंजेस इन इनडायरेक्ट टैक्सेस. सो फर्स्ट here I mentioned the ITC 04. So जो फॉर्म ITC 0 फॉर्म है उसकी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस कर दी गई है. जो 500 करोड़, जो 5 करोड़ से ज्यादा जिनकी टर्नओवर है उसको इसे हाफ ईयरली भरना है. अदरवाइज ऑल अदर टैक्स पेयर्स को इसे एनुअल बेसिस पे कर दिया गया है, सिर्फ एक बार भरना है. एंड इसमें जो रिक्वायरमेंट्स थी पहले की, आपको डिटेल्स ऑफ जॉब वर्कर्स भी डालनी थी, डिटेल्स ऑफ गुड सेंट रिसीव बैक, वो भी काफी हद तक रिड्यूस कर दी गई है. तो इसे इजी बनाने की कोशिश की गई है एंड इसे थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली भी बनाया गया है. सेकेंड, 1 जनवरी 2022 से ये अमेंडमेंट आ गई है कि अगर आपकी प्रीवियस मंथ की GST 1 या 3B फाइल्ड नहीं है तो आप उसे नेक्स्ट मंथ की आप GST 1 एंड 3B नहीं भर सकते हैं. सो इट इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन नाउ. ये बेसिकली यही जो जितनी भी प्रैक्टिस हो रही थी कि GST 1 में लोग भर देते थे, 3B नहीं भरते थे, उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए ये नोटिफिकेशन लाई गई थी कि अगर आपकी प्रीवियस मंथ की 3B ही नहीं भरी हुई तो आप आगे की ना GST 1 भर सकते हैं ना GST 3B भर सकते हैं नेक्स्ट मंथ की. देन थर्ड अमेंडमेंट इज रिगार्डिंग द आधार ऑथेंटिकेशन. सो आधार ऑथेंटिकेशन को इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है फॉर एक्सपोर्ट्स. सो इसमें दोनों पार्ट में, लाइक फर्स्ट इज आपको पता ही है अगर आपके गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं शिपिंग बिल के बेसिस पे आपको रिफंड मिल जाता है, राइट. तो आइस गेट पे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है GSTN पोर्टल. तो वो भी आपका ट्रांसमिट नहीं होगा अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी नहीं हुआ हुआ है. सिमिलरली अगर आपको RFD 01 भरना है, रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी है, तब भी आपका आधार ऑथेंटिकेशन उन्होंने मैंडेटरी कर दिया. ओनली आफ्टर डूइंग द आधार ऑथेंटिकेशन और EKYC डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद ही आप उसको आगे फर्दर मूव अहेड कर सकते हैं उसमें. सिमिलरली आधार ऑथेंटिकेशन उन्होंने मैंडेटरी कर दी है फाइलिंग ऑफ रिवोकेशन एप्लीकेशन के लिए. अगर कोई भी, अगर आपका कैंसिल रजिस्ट्रेशन होने वाला है, अगर आपको रिवोकेशन फाइल करनी है तो सबसे पहले आपको आधार ऑथेंटिकेशन अपनी कंप्लीट करनी पड़ेगी, देन ओनली यू कैन फाइल दिस एप्लीकेशन. फिफ्थ अपडेट क्या है, GST रिफंड हेल्प डेस्क. ये एक बहुत ही वेलकम मूवमेंट है डिपार्टमेंट की साइड से. इन्होंने GST रिफंड हेल्प डेस्क करके एक अलग से सेटअप बना दिया है. इन्होंने एक नोडल ऑफिसर भी इसमें अपॉइंट किया है. एज ऑफ नाउ अनीता रावत जी हैं, उनका मोबाइल नंबर दिया गया है, मेल ID दी गई है इस हेल्प डेस्क की. तो जहां पे भी अगर आपका रिफंड कहीं फंस गया है, जैसे आपने फाइल किया हुआ है बट उसका कोई स्टेटस नहीं आ रहा, ना डेफिशिएंसी मेमो आया है या आ चुका है तो आपका अभी तक पैसे नहीं आए हैं, तो यू कैन रेज दिस क्वेरी ऑन दिस हेल्प डेस्क नंबर. यू कैन आस्क देम ऑल्सो टू रिजॉल्व योर क्वेरीज. तो इन्होंने एक अलग से हेल्प डेस्क बनाया है विच इज वेरी यूजर फ्रेंडली नाउ, मतलब विच इज the intention is to help the refund taxpayers and to disburse the GST refund as soon as the possible. Then the sixth. And Vaishali, I hope this is applicable for all GST payers, है ना? Yes sir. Not yes just sir. 20 plus. Yes sir. This There's no is turnover. applicable for. Yeah. There's no turnover restrictions on this. This is applicable for all. This refund desk is applicable for all. Yeah. Now the sixth amendment is the standard operating procedure आ गया अब scrutiny of returns का. तो 17, 18 और 18, 19 की जितनी भी रिटर्न्स अब स्क्रूटनाइज होंगी उसके लिए डिपार्टमेंट को एक फॉलो करना पड़ेगा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. तो मैंने यहाँ पे इसका लिंक भी दिया है कि काफी बड़ी इंस्ट्रक्शंस आई है कि हाउ दे विल चूज रिटर्न्स. उसमें क्या, कैसे वो सिस्टम में देखेंगे क्या क्या गैप्स हैं, कैसे वो उसे नोटिस कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं टैक्स पेयर्स को. तो एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस हो गया. तो इससे क्या हेल्प होगी कि यूनिफॉर्मिटी रहेगी सिलेक्शन में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिटर्न्स में. मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपनी मर्जी से कोई सी भी रिटर्न चुन रहे. दे हैव टू गिव द रीजन बिहाइंड इट कि हमने इसलिए आपका स्क्रूटनी में लिया है बिकॉज ये आपके गैप्स आ रहे हैं. सो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इन प्लेस है. दिस इज द अमेंडमेंट. देन 7th is enhancement in the search HSN facility. So this is also a very welcome move from the government side. अभी तक क्या हो रहा था, काफी लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी. कोई भी नया प्रोडक्ट उन्होंने स्टार्ट किया अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस पे या फिर वो नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं HSN फाइंड करने में, बिकॉज HSN डिसाइड करना इज अपने आप में एक पूरा डिफिकल्ट टास्क है. एंड कंसल्टेंट्स ऑल्सो रिक्वायर्स मेनी टाइम टू
गिव यू द पर्टिकुलर HSN फॉर योर गुड्स। तो इसके लिए इन्होंने इसे काफी ईज आउट कर दिया है। अगर अब आप अपने टेक्निकल डिस्क्रिप्शन जो आपको कॉमन पार्लेंस में आप यूज करते हैं उस डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स का, अगर आप वो भी डालते हैं, मैंने इसमें लिंक दिया हुआ है कि आप इसे लॉग इन करने के बाद या लॉग आउट फेस में भी यूजर सर्विसेज के अंदर ही आ रहा है ये सर्च बाय डिस्क्रिप्शन। अगर आप नॉर्मल डिस्क्रिप्शन भी डालते हैं किसी प्रोडक्ट का तो वो आपको उसका सुटेबल HSN बता देगा। तो ये ईज आउट करने के लिए, ताकि काफी लोग ऐसा कर रहे थे कि HSN ना पता होने के वजह से कुछ भी HSN डाल रहे थे, वो चीज इससे अब सॉल्व होएगी। एंड द 8th वन इज द MEIS क्लेम की डेट एक्सटेंड हो गई है। जो अप्रैल टू दिसंबर 2020 तक के MEIS क्लेम से नाउ यू कैन फाइल इट टिल अप्रैल 30, 2022 तक। तो ये डेट इस नोटिस 7 मार्च की नोटिफिकेशन से इन्होंने एक्सटेंड कर दी है। So these are some updates here, and I'm ending this PPT here. Now I'm welcome you all for the questions. If you have any question regarding e-invoicing or updates, you can ask me. We have 3 minutes time left for this meeting as well. Sorry for this your time duration. I don't know why this is happening. So anyone else having any question? हाँ वैशाली, आई हैव वन क्वेश्चन। Yes. सो जैसे अभी इनवॉइसिंग 1 अप्रैल से 20 करोड़ वालों पे लग रहा है एसएससी पे, तो इसमें एक यही था कि लेट सपोज को 31 मार्च को इनवॉइस जनरेट हुआ बुक्स में और वो बाद में हम अप्रैल की रिटर्न में डाल रहे हैं, लेकिन इनवॉइस 31 मार्च है, लेकिन जो GSTR 1 में अप्रैल में जाएगा क्योंकि मार्च की रिटर्न में लेट सपोज नहीं जा पाया वो किसी भी कारणवश, तो इनवॉइस जनरेट करें उसका, क्योंकि वैसे तो डॉक्यूमेंट डेट 31 मार्च है, उस टाइम तो था नहीं। तो नहीं, तो उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है ना फिर जनरेट करने की, हमारी तो 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हुआ है। तो अगर 31 मार्च का मैं नहीं भी करती इनवॉइस तो इट्स ओके, हाँ दैट्स फाइन। हाँ हाँ राइट राइट ठीक है। Right. थैंक यू वैशाली, इट वाज अ वेरी गुड एंड ग्रेट प्रेजेंटेशन। थैंक यू। थैंक यू Thank you, सर। Vishali. Thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, Vishali. This has been a very interactive session, and the Q&A was simultaneous, so participants were asking the questions at the time of the presentation itself. So it was great, and I think everybody has noted the important point कि जिनकी 20 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है उनको इनवॉइसिंग करना है, और जो लोग ऐसे किसी सप्लायर से अगर प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, जिनकी टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर और ई इनवॉइसिंग नहीं है, तो वो ITC नहीं ले पाएंगे। दिस विल नॉट बी अ वैलिड डॉक्यूमेंट, दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज इनवॉइस इटसेल्फ। बहुत स्ट्रिक्टली वर्डेड है, तो सभी को ध्यान रखना है कि परचेज में भी ध्यान रखें कि भाई उन्होंने ले लिया है, अपने परचेज ऑर्डर में आपने सजेस्ट किया कि PO में आप लोग एक टर्म इनकॉर्पोरेट कर दो, दे शुड बी इनकॉर्पोरेटिंग सच अ टर्म। और जो आपने बाकी जो अपडेट्स दिए ITC 04 जॉब वर्क के लिए, नाउ इट इज एनुअल GSTR 3B filing is important, otherwise GSTR 1 will not be generated. And GST refund help desk का जो update है, that was wonderful. There is an enhancement in search facility for HSN functionality, and we have extension of MEIS date. So all these were great. Thank you so much. Thank you so much.